नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात अर्थव्यवस्था की करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ अहम खबरें एक के बाद एक आ रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का जो वार्षिक सम्मेलन है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत भी की है। ये बात और है कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, अब वो चीन पाकिस्तान उनको बड़ी खबरें मान रहे हैं, उन पर लगातार घंटों की बहस हो रही है, तीर बरछे भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन हमारा ये मानना है, न्यूज़ 24 का मानना है, और लगभग 2.5 महीने से हम इस बात पर कायम हैं, जान और जहान। कोरोना काल में, संक्रमण काल में जान सबसे बड़ी प्राथमिकता है और जहान देश की अर्थव्यवस्था, आपकी जेब, आपका खर्च, आपकी नौकरी, ये तमाम चीजें हैं जिस पर हमें लगातार चर्चा करनी चाहिए। तो आज प्रधानमंत्री CII के वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं और भरोसा जताया प्रधानमंत्री ने कि जो ये संकट काल है, जो ये संक्रमण काल है, हम इससे निकलेंगे। और जैसी हमारी विकास दर, जो हमारी विकास की गति पहले हुआ करती थी, वैसी ही गति हम फिर से हासिल करेंगे। उसी तरह से हम पटरी पर, ट्रैक पर आ जाएंगे। और साथ ही साथ 5 आईज का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। मूल मंत्र दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। उन्होंने कहा इंटेंट, मंशा, इच्छा, इंक्लूजन, सबको जोड़कर चलो, इन्वेस्टमेंट, निवेश किया जाए। आप जानते ही हैं, सरकार ने 20,97,000 करोड़ का राहत पैकेज भी दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाए और इनोवेशन, कुछ नई सोच आपको लेकर आनी पड़ेगी, तो हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे। आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, ये तमाम बातें जो आज प्रधानमंत्री ने कही देश का भरोसा, हौसला बढ़ाती हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अर्थव्यवस्था की दूसरी तस्वीर भी दिखा रही हैं। और ये सब बातें 20,97,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज के बाद हुई हैं। एक तो जो हमारी विकास दर है वो लगातार गोता खा रही है। प्रधानमंत्री जब कहते हैं पहले वाली विकास दर, अब वो पहले वाली कौन सी विकास दर है, ये मैं चर्चा में आगे पूछने वाला हूं। क्योंकि अब 8 तिमाही हो गई और 8वीं तिमाही के नतीजे इस आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद आए हैं, जनवरी से मार्च, जिसमें 1 हफ्ता कोरोना के संक्रमण काल का है। हमारी विकास दर 3.1 आ गई, अब 8 तिमाही हो गई, यानी कि 2 साल से लगातार हमारी विकास दर नीचे नीचे और नीचे जाती जा रही है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास देश के सामने आए, और यह भी राहत पैकेज के बाद की बात है। उन्होंने कहा आने वाली छमाही, यानी अप्रैल से सितंबर तक, हमारी विकास दर नकारात्मक होने वाली है, माइनस में हम ग्रो करने वाले हैं। और यह 41 साल के बाद पहली बार होने वाला है। विकास दर 11 साल के निचले स्तर पर। हमारा जो कोर सेक्टर है, जो देश की नींव होता है, उसने 38% का गोता खाया है। और अब कल मूडीज ने अपना मूड बदल लिया है देश को लेकर। मूडीज ने हमारी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेडिंग है वो जंक से, कबाड़ से 1 पायदान ऊपर Baa3 कर दिया है। लेकिन वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल्स कहते हैं, नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उनसे बात की गई तो वो कहते हैं 32 देशों की और डाउनग्रेड की गई है, पूरी दुनिया में डाउनग्रेड चल रहा है। ये मूडीज की अपनी राय हो सकती है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। और राजनीति हुई है, उसके बारे में भी जिक्र करने वाला हूं। कांग्रेस ने हमला किया है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या बोले, पहले सुनिए। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, SMEs, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है। और मुझे भरोसा है
इंडस्ट्री के लीडर्स पर तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं, उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। तो प्रधानमंत्री भरोसे की बात कर रहे हैं, 5 आइज का मूल मंत्र दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल ने ट्वीट किया। राहुल ने क्या ट्वीट किया है? मूडीज ने मोदी की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को कबाड़ से एक कदम ऊपर रेट किया है। गरीबों और एमएसएमई क्षेत्र को मदद के अभाव का मतलब यह है कि आगे हालत ज्यादा खराब होने वाली है। प्रॉफिट ऑफ डूम बन रहे हैं क्या राहुल गांधी? चर्चा करेंगे मेरे साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, नरेंद्र तनेजा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी मेरे साथ हैं। विजय सरदाना, जाने माने अर्थशास्त्री, मेरे साथ हैं। जीएसटी कहता हूं मैं, घनश्याम तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और इसके अलावा मेरे सहयोगी रह चुके हैं, फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट हैं इस देश के, सिद्धार्थ जराबी भी इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं। तो मेरा सवाल नरेंद्र तनेजा, ये प्रधानमंत्री ने आज भरोसे की बात की, सब पर, आप पर, मुझ पर, दर्शकों पर, कारोबारियों पर, उद्यमियों पर, एमएसएमई पर, सब पर भरोसा जताया है कि हम आगे निकल जाएंगे, हम वही गति फिर से पकड़ लेंगे। लेकिन, और जो मैंने शुरुआती कमेंट्स में जिक्र किया, 3 बड़ी चीजें हुई है नरेंद्र तनेजा। हमारी विकास दर ने गोता खाया है। शक्तिकांत दास कह रहे हैं हम नकारात्मक जाएंगे, यानी कि 41 साल में पहली बार मंदी आ गई है देश में। और मूडीज ने हमारी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। तो इन बातों का तो प्रधानमंत्री ने जिक्र नहीं किया। भरोसे के चलते ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाएगी, या इन चीजों को भी हमें कहीं ना कहीं तरजीह और तवज्जो देने की जरूरत है? देखिए संदीप जी, प्रधानमंत्री ने तो आपने भी जिक्र किया, पूरा रिपोर्ट में देश को उन्होंने बताया है। हमको हमारे सामने हमको तय करना पड़ता है। हम सब चीज को इस नजर से देखना चाहते हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप रोजाना शाम को 7 बजे आए और आप कहें कि कुछ नहीं हो रहा, और हम आपके साथ आए, हम बहुत कुछ हो रहा है ना। तो देखिए, प्रश्न इस बात का है कि जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं, भारत में भी है, पूरी दुनिया में। फ्रांस जैसी अर्थव्यवस्था देखिए, आज ही मैंने पढ़ा 10% कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है। आपने मूडीज का जिक्र किया, उस साथ में आप देखिए पिछले 5 हफ्ते में एफडीआई तो बढ़ गया। भारत की हार्ड करेंसी रिजर्व $500 बिलियन हो गए, है ना। और साथ में आईएमएफ, जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्राइवेट नहीं है मूडी की तरह, उसने कहा है कि अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था 7.6 ग्रोथ करेगी। देखिए, हम सब पे चर्चा हमको करनी चाहिए। और आज का डेटा है कि 5 भारत के राज्य, जब से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खुल रही है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन 5 राज्यों का जो जीडीपी है, पिछले 1 हफ्ते के डेटा जो आए हैं कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है, वो बड़ी तेजी से हो रही है। और उसका उन्होंने सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं, चाहे बिजली का कंजम्पशन है, फ्यूल का कंजम्पशन है, रोड ट्रैफिक है, वगैरह वगैरह का जिक्र किया गया। अर्थशास्त्रियों ने किया है और इंडिपेंडेंट ने किया, सरकार के नहीं है। एनडीटीवी की तो मतलब मूडीज की, देखिए मूडीज ने जो मूड बदल लिया है। मूडीज बड़ा पॉजिटिव रहता था भारत के बारे में। मूडीज का डाउनग्रेड करना भारत की रेटिंग, उसी को मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी की। मोदी की अगुवाई में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को कबाड़ से एक कदम ऊपर रेट किया है। तो मूडीज को हम सीरियसली ना लें। नहीं, देखिए कोई भी चीज होती है, मैं कहता ये नहीं कह रहा आप सीरियसली मत लें, मैंने ऐसा नहीं कहा, है ना। और राहुल गांधी को भी आप सीरियसली में ये भी नहीं काम कर रहे हैं। राजनेता है, विपक्ष के नेता है, कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे, और वो अपना काम कर रहे हैं। मूडीज ने जो कराया, मूडीज का तो 3 हफ्ते बाद चेंज भी हो सकता है। और खाली भारत का नहीं किया, 30 से ज्यादा देशों का वो उन्होंने कराया। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी 3% कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी। यहां पे देखिए हमारे सामने, देखिए संदीप जी, प्रश्न इस बात का है कि सबसे बढ़िया, आपने बात करी स्टिमुलस पैकेज की, आप लगातार उसकी बात है। संदीप जी, आप तो अर्थशास्त्र जानते हैं, सबसे बढ़िया स्टिमुलस जो कोई भी सरकार किसी भी अर्थव्यवस्था को दे सके, खासतौर से भारत, सबसे बड़ा स्टिमुलस है कि हम सब चीज की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको नॉर्मल लेके आ जाएं।
जैसे ही नॉर्मल हो सब कुछ होता है, जैसे मैंने 5 राज्यों का जिक्र किया, और क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर अभी भी जो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इसलिए उनकी वो अभी पूरी तरह शामिल, जब से इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है नहीं आ पाए। जैसे जैसे देश खुलता जा रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, इससे बड़ा स्टिमुलस होता नहीं है। नहीं, इन 3 चीजों के बारे में चुप्पी क्यों है? देखिए नरेंद्र तनेजा, मैं पहले दिन से ये मेंटेन करता आया हूं, आप मेरे शो में बहुत दफा आए हैं और आप इस बात की तस्दीक करेंगे, कोरोना कोई सरकार लेकर नहीं आई है। ये एक वैश्विक महामारी है। अब हम रास्ता तलाश रहे हैं इससे लड़ने के लिए, जान भी बचानी है, जहान को भी कायम रखना है। लेकिन सवाल पूछे जाएंगे क्योंकि सरकार देश चला रही है, सरकार का इकबाल होता है, इसलिए सवाल पूछे जाते हैं। इसको नकारात्मक ना लिया जाए। 1 मिनट रुकिएगा। ऐसे में मूडीज की बात है या हमारी 8वीं तिमाही में लगातार ग्रोथ रेट का नीचे जाना और हमारे आरबीआई गवर्नर का यह कहना कि अब नीचे नीचे नहीं जा रहे, नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी अगली 2 तिमाही में, क्या इन्हें एड्रेस या इनके बारे में कोई बयान नहीं देगी सरकार? क्योंकि सरकार चुप है इन बातों पर। नहीं, आप जो प्रधानमंत्री ने आज जो 5 आईज का जिक्र करा, एक तरह से आप उसको सोचा 5 आंखों का जिक्र किया, वो क्या है? वही तो स्टेटमेंट है जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या उसको कहा जाए या अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में चुनौतियां हैं, कौन कह रहा है चुनौतियां नहीं है? और कोरोना वायरस ने जबरदस्त चुनौतियां भारत की अर्थव्यवस्था, जितनी इमर्जिंग इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को करा। आपके टेलीविजन चैनल की कंपनी को क्या होगा? आपने एमडी से पूछिए जाकर के, कौन नहीं बचा? कोई पूरी दुनिया में, पृथ्वी पे कोई नहीं बचा। चुनौती है, उसको कौन नकार रहा है? लेकिन प्रश्न यह है कि उसके लिए हम काम क्या कर रहे हैं? नरेंद्र तनेजा, मैं 17 नवंबर कैसे बढ़ 1 मिनट 17 नवंबर 2017 में आपको लिए चलूंगा। अब ये मैं थोड़ा दर्शकों को समझा दूं मूडीज का खेल भी। मूडीज ने भारत को अपग्रेड किया था, अपग्रेड किया, और ये 14 साल बाद अपग्रेड किया गया था, हमारी रेटिंग्स पॉजिटिव की गई थी। तो पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया, Moody's believes that at Narendra Modi government's reforms will improve business climate, enhance productivity, stimulate foreign domestic investment and ultimately foster strong and sustainable growth। यानी कि Moody's मान रहा है, it believes कि जो बिजनेस का हिसाब किताब है वो बदलेगा, हमारी उत्पादकता बढ़ जाएगी, फॉरेन डोमेस्टिक निवेश बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। आपके उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं, मूडीज रिमेन्स बुलिश ऑन रिफॉर्म्स डन बाय मोदी गवर्नमेंट एंड इज कॉन्फिडेंट ऑफ इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल। हमारे ग्रोथ पोटेंशियल को लेकर बहुत भरोसा है, जो भरोसे की बात हो रही है। और अरुण जेटली, आप उनके नजदीक भी थे, अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने क्या बयान दिया था, वो बयान भी मैं सुनवा देता हूं, सुनिए। भारतीय अर्थव्यवस्था को मूडीज का अपग्रेड मिला है और जो भारत की रेटिंग है उसको पॉजिटिव से स्टेबल अपग्रेड किया गया है। इस प्रकार का अपग्रेड काफी सकारात्मक कदम जब उठते हैं किसी अर्थव्यवस्था में, तो तभी उस अर्थव्यवस्था को मिलता है। तो नरेंद्र तनेजा, जब सकारात्मक कदम उठते हैं तो स्टेबल से पॉजिटिव होती है रेटिंग। अब नेगेटिव की गई तो कहीं दिक्कतें हैं, मूडीज कह रहा है दिक्कतें हैं। देखिए, दिक्कत संदीप जी, हाँ, अर्थव्यवस्था में दिक्कतें हैं, चुनौतियां हैं, उसको कौन नकार सकता है? पूरी दुनिया के में है, पूरी दुनिया। और उसके साथ में मैंने जैसे कहा, मूडीज वगैरह जो रेटिंग देते हैं, सबसे बड़ा असर उसका एफडीआई पे पड़ता है। अब हमारा एफडीआई रुपए पर भी पड़ता है, इसकी पीरियड रुपए पर भी पड़ता है, रुपए पे भी पड़ता है, हाँ, रुपए पे भी पड़ता है, और एफडीआई का रुपए पे भी पड़ता है। हमारा एफडीआई तो बढ़ रहा है, तो ये एक द्वंद है, एक कॉन्ट्रडिक्शन यहां पे निकल के आ रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मूडीज ने कहा उसको खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल खारिज नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, नहीं कर रहे। मैंने आपको 5 राज्यों के नाम बताए। हमारा प्रयास है, चुनौतियां हैं, आप लोगों के सहयोग से और विपक्ष के सहयोग से हम पूरी अर्थव्यवस्था को बैक टू नॉर्मल लेवल ऐसी चर्चा हो तो बड़ा मजा आता है। हमारा भी यही नरेंद्र तनेजा, ऐसी चर्चा हो तो बड़ा मजा आता है। इसमें नकारात्मक राजनीति खोजना, देश हम सबका है, जहां दिक्कतें हैं उस पर हमें गंभीरता से चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन राजीव त्यागी, राहुल गांधी प्रॉफिट ऑफ डूम क्यों हो रहे हैं? मैं वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस्तेमाल किए। मतलब अंधकार के दूत क्यों बने हुए हैं कि कबाड़ रेटिंग से बस 1 कदम ऊपर आ गए,
अब तो समय और बुरा आने वाला है। भाई संकट काल है, संक्रमण काल है, ये तो पूरी दुनिया जानती है ना। देखिए, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए वाकई में ये चर्चा बहुत बेहतर हो रही है, इसमें कहीं तो दो राय नहीं, लेकिन अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें कोरोना काल से, संक्रमण से पहले देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना के बाद की जो संक्रमण की अवस्था है जनवरी 2020 के बाद की, उसको समझना पड़ेगा। चौधरी साहब, मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट है कि यदि आप देखेंगे तो जनवरी 2020 में जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, उससे पहले क्वार्टर में वो 4.7% पे थी, जो 11 साल में सबसे नीचे थी। खेती की विकास दर 2.8% पे थी, जो बहुत सबसे 4 साल में नीचे थी। 7 साल में जो प्राइवेट कंजम्पशन है, लोगों की जो क्रय करने की शक्ति थी, वो 7 साल में सबसे कम थी। 17 साल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो उद्योगपति पैसा लगाते हैं, वो सबसे कम थी। तो इस और बेरोजगारी 7.78% पे थी देश की, जो कि 45 साल में सबसे ज्यादा थी। यदि आप क्रय शक्ति की बात करें और साथ साथ कर्ज लेने की क्षमता की बात करें, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज देश की सरकार ने घोषित किया है, तो जनवरी 2020 में जो लोगों की क्रय करने की शक्ति थी, यदि खेती के क्षेत्र में क्रय करने की शक्ति जनवरी 2019 में 7.6% थी, तो 2020 जनवरी में घट करके 6.5% हो गई। इंडस्ट्री की क्रेडिट ग्रोथ जनवरी 2019 में 5.2%। इतने आंकड़े एक साथ धारा प्रवाह मत दीजिए, व्यूअर कंफ्यूज हो जाता है। राजीव त्यागी, सरल भाषा में अपनी बात कहिए। अब सरल भाषा में आता हूं। देखिए, सरल भाषा में आता हूं कि लोगों को कर्ज लेने की क्षमता जनवरी 2020 में जनवरी 2019 के मुकाबले घट करके, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो खेती का क्षेत्र, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र, सबकी घट गई थी। हमारे सरकार से बहुत स्पष्ट प्रश्न है कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आपने डिक्लेयर किया, जब कर्ज लेने की क्षमता ही लोगों की घट गई थी, तो नया कर्ज लेकर के क्या करेंगे, क्योंकि नए पैकेज में सारा कर्ज की भावनाएं हैं। और ये बिल्कुल ये पैकेज ठीक ऐसे है जैसे किसी झील में आसमान चमकता हो, लेकिन आसमान को हम छू नहीं सकते, आसमान को हम पकड़ नहीं सकते, आसमान को बिना रॉकेट के पहुंच नहीं सकते। ये ठीक कर्जा वैसे ही है, ऐसी ये पैकेज है। मेरा जो कहना है बहुत स्पष्ट, प्रधानमंत्री महोदय ने जो 5 आई बताए हैं, उनसे बहुत स्पष्ट है कि इंटेंशन, भारतीय जनता पार्टी की इंटेंशन कभी इकोनॉमी को लेकर स्पष्ट नहीं रही। इंक्लूजन के बारे में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपने किसानों को इंक्लूड किया, जिनसे 1 लाख करोड़ का एनपीए हो गया है, क्या आपने एमएसएमई सेक्टर को इंक्लूड किया, जिसका 2,32,000 करोड़ का एनपीए हो गया, क्या आपने सिर्फ मिडिल क्लास को इंक्लूड किया, जिस मिडिल क्लास नौकरियां जा रही है, उनकी जो है सैलरी कट हो रही है। मुझे पता चला कि बहुत सारे समाचार पत्रों में भी, समाचार समूह में भी नौकरियां जा रही है। तीसरा जो इंटेंशन है उनका इन्वेस्टमेंट में मैं पूछना चाहता हूं कि 20 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, जो लोगों की जेब में पैसा जाएगा, जब लोगों की तो आप हर आय पर, एक मिनट राजीव त्यागी, देखिए एकदम इतना बोल देंगे तो ओवरलोड हो जाता है। हार्डवेयर जो होता है ना, वो क्रैश करने का दिक्कत रहती है। दर्शकों को हम समझाने के लिए यहां पर चर्चा कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं भरोसा रखिए, हमारे भरोसे, हमारी क्षमता, हमारी कैपेबिलिटीज पर उन्हें भरोसा है कि संकट काल से हम निकल लेंगे। मैं 3 बड़े इवेंट्स की, एक मिनट राजीव त्यागी, जीएसटी अभी सामने स्क्रीन पर, जीएसटी। राजीव त्यागी देखिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ना, ऐसे बीच में नहीं कि मैं पूरा याद करके आ गया तो पूरा बोलना ही बोलना है। जीएसटी, मुझे ये बताइए, 3 बड़ी जो ये चीजें हैं, इनको मैं और सरल कर देता हूं और आसान कर देता हूं। मजदूरों की दिक्कतें हैं, उनके जेब में पैसे नहीं हैं, तभी वो घर जाना चाहते हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा 12 करोड़ तक पहुंच गया, 2 करोड़ लोग वापस भी आए हैं, यानी कि आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, आपकी मेड है, माली हैं, ये लोग आए हैं। अभी भी 10 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। नौकरियों में छटनी एक रियलिटी है, आपकी तनख्वाहें कम हो रही हैं, ये एक कड़वी हकीकत है। क्या हम इन बातों को एड्रेस नहीं करेंगे या कह देंगे भरोसा है, हम आगे बढ़ जाएंगे, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे? आगे चर्चा की जरूरत नहीं। देखिए, आज देश की जो स्थिति है उसमें अगर प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही आय के बारे में बोलते, वो होता वो स्वयं ही हिमसेल्फ, और दूसरे आय के बारे में बोलते इररिस्पॉन्सिबिलिटी। मूडीज की रेटिंग साफ बता रही है कि इस सरकार ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को चलाया है। जब जब बुरी खबर आई तो सरकार ने प्रोपेगेंडा के माध्यम से उसको छुपाया, जो खबर ला रहा था उसको हटाया और गलत बातें देश के सामने रखते रहे। इसका नतीजा ये है, जब देश की अर्थव्यवस्था कोविड के आने से पहले ही बैठ गई थी, सरकार ने देश को गुमराह किया, नहीं बताया कि देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई है। आज मूडीज की रेटिंग क्या कह रही है? कह रही है
कि जीडीपी के अनुपात में, यानी कि हमारे सामूहिक आर्थिक क्षमता के अनुपात में हमारे देश का कर्जा बढ़ गया है। ऐसे में जो सरकार हर गरीब को लोन देने की बात कर रही है, हर रोज ये लोग लोन बांट रहे हैं, जो सरकार स्वयं लोन लेने की स्थिति में नहीं है वो लोन कैसे दे रही है। दूसरी बात कि इस सरकार के पिछले 18 महीने के कार्यकाल में मोदी 1.0 ले लीजिए, मोदी 2.0 ले लीजिए, मैं केवल पिछले 1.5 साल की बात करता हूं, एक भी ऐसी तिमाही है जिसमें इंडस्ट्री ने बेहतर परफॉर्म किया हो, एक भी ऐसी तिमाही है जिसमें रोजगार का सृजन हुआ हो, एक भी ऐसी तिमाही है जिसमें सरकार ने झूठ नहीं बोला हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एक भी ऐसी तिमाही है जिसमें सरकार ने जिम्मेदारी ली हो या क्रेडिट या कंजम्पशन बढ़ा हो। तो सरासर इस समय देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तरफ एक गुमराह करने वाली सरकार है, दूसरी तरफ एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको अर्थव्यवस्था से की कोई खबर नहीं है। हमें इस देश के प्रधानमंत्री और देश के वित्त मंत्री से अर्थव्यवस्था के मामले में कोई नेतृत्व नहीं मिलता है। जो नेतृत्व मिलता है वो गलत नेतृत्व मिलता है। वो इस तरीके का मिलता है कि 20 लाख करोड़ का जुमला सामने रखा जाता है। आपके जो दर्शक देख रहे हैं, देश में 25 करोड़ परिवार हैं, अगर वाकई 20 लाख करोड़ दिए जा रहे होते तो प्रत्येक परिवार को 80,000 रुपए का किसी न किसी रूप में लाभ होता था। आप ये सोचिए किसी परिवार को 800 रुपए का भी लाभ ये लोग दे पाए। तो अगर एक सरकार गुमराह करने पे आ जाए और फिर विदेशी संस्थाएं हमें बता रही हैं, दुनिया की संस्थाएं बता रही हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो रहा है, ऐसे में विपक्ष का एक ही काम है ये कि सिर्फ लोगों को विदेशी आगाह एजेंसी, करें। ठीक है, मैंने आपकी बात सुनी सिद्धार्थ जराबी, ये सिर्फ विदेशी एजेंसी की बात नहीं है। हमारे खुद के आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं सितंबर तक हमारी जो विकास दर है वो माइनस में रहेगी। अब उन्होंने फिगर नहीं दी पर देने वाले फिगर दे रहे हैं -5 से -7 तक की हमारी विकास दर श्रिंक कर सकती है। तो ऐसे में मेरा सवाल बड़ा सीधा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मंत्र दिए हैं, जो ये 5 आईज हैं, इंटेंट हो, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इससे हम बाहर निकल जाएंगे क्या इस संकट काल, इस संक्रमण काल से? या जो ये मैं मुद्दे फ्लैग कर रहा हूं, 3 बड़े मुद्दे ही अभी बात कर रहा हूं, लोगों की जेब में पैसा, बेरोजगारी और विकास दर जो लगातार नीचे जा रही है क्योंकि डिमांड क्रिएट नहीं हो रही, क्या इन्हें एड्रेस करने की जरूरत नहीं है? इस पर कोई साफगोई से बात नहीं की जानी चाहिए क्या? संदीप जी, बिल्कुल की जानी चाहिए। और एक पत्रकार के नाते मैं 2 पॉइंट आपके द्वारा दर्शकों के समक्ष रखना चाहता हूं। पहला, ये 22 वर्ष के इतिहास में पहली बारी है कि मूडीज ने इस प्रकार की एक्शन ली। मूडीज ने ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के कुछ महीनों बाद एक आउटलुक का अपग्रेड किया था, जो कई वर्षों बाद उन्होंने 2017 में किया था, मैंने वो दिखाया। 2014 में एक आउटलुक अपग्रेड हुआ था, 17 में दूसरी रेटिंग एक्शन हुई थी। स्टेबल से पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। और आज जो कल जो ये एक्शन हुई है, इसमें से सबसे बड़ा संकेत ये निकल के आता है कि जो आपने नेक्स्ट, जिसे एक जंक ग्रेड कहा जाता है, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहा जाता है, मैंने ये देखा है कि जब मूडीज जैसी संस्था ऐसी एक्शन लेती है तो उसके 18 से 24 महीने बाद वो कंपनीज या इकोनॉमीज में कई बारी ऐसा देखा जाता है कि नेक्स्ट डाउनग्रेड आ जाता है। तो आप शायद इस विषय को ऐसे भी देख सकते हैं, मान सकते हैं कि मूडीज ने चेतावनी की घंटी बजा दी है और लाल झंडे से पहले थोड़ा एक प्रकार से संकेत दिया है कि अपनी ग्रोथ को वापस लाने का समय आ गया है इंडिया का। नहीं तो ये विदेशी निवेशकों के लिए मूडीज की रेटिंग बहुत बड़ा जो एक गाइड प्ले करती है, तो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में जाने से ये कंपलसरी बन जाएगा बहुत सारे फॉरेन फंड्स के लिए, पेंशन फंड्स के लिए, जिनके नियम, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशंस ये कहती हैं दैट यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग कंपनी और कंट्री। तो इसके पीछे खतरा ये है। और यहां पर 1 मिनट के लिए सिद्धार्थ, आप बहुत अहम जानकारी दर्शकों को सरल भाषा में दे रहे हैं। मैं सभी से ये गुजारिश करूंगा, आपने मेहमानों से सरल भाषा का इस्तेमाल कीजिए। आप एक्सपर्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट के, आम आदमी को ये बातें समझनी चाहिए। और जब हम मूडीज की बात करते हैं ना सिद्धार्थ, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं जब मैं ये कहूं स्टैंडर्ड्स एंड पुअर और फिच ने भी डाउनग्रेड किया है, लेकिन मूडीज एक ऐसी एजेंसी है जो भारत के बारे में पिछले कुछ सालों में बहुत बुलिश रही है।
बहुत ज्यादा सकारात्मक रही है। तो ये बड़ा झटका है मूडीज का मूड खराब होना भारत के बारे में। देखिए, बड़ा झटका, अगर थोड़ा सा उस शब्द से मैं हटके अगर बात करूं तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये सारी संस्थाएं एक जैसी राय क्यों लेती हैं। हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट उसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है। किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंपनी या किसी भी इंडिविजुअल की क्रेडिट रेटिंग, यानी उसके कर्जा वापस देने की उसकी क्षमता जो है वो सेम मापदंडों पे गिनी जाती है। मूडीज हो, S&P हो, इंडिया की एजेंसीज हो, कहीं की भी कोई एजेंसी हो, जिन पैरामीटर्स पे एक इकोनॉमी की क्रेडिट रेटिंग, इन्वेस्टमेंट रेटिंग का जायजा किया जाता है, वो लगभग सेम है। द रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आर द सेम। इसलिए मूडीज ने थोड़ा बुलिश किया, उसके लिए हो सकता है कि उन्होंने स्लाइटली एक पैरामीटर पे वेटेज डिफरेंट दी हो। मैंने जब इस विषय पे कल ट्वीट किया था तो मैंने इस विषय में, और ये दर्शकों को मैं जानबूझ के बताना चाह रहा हूं संदीप जी आपके द्वारा, क्योंकि कई बारी इस विषय में एक प्रकार से राजनीतिकरण हो जाता है। मूडीज ने उसी प्रेस नोट में यह भी बड़ा क्लियरली कहा दैट इंडिया कंटिन्यूज टू रिमेन एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड इकोनॉमी फॉर द टाइम बीइंग। यानी उन्होंने पूरा दरवाजा बंद नहीं किया है इंडिया के प्रोस्पेक्ट्स। बहुत अहम जानकारी आपने दी। दरवाजा पूरा बंद नहीं हुआ है, लेकिन जो क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है विजय सरदाना, उसे भी हमें एड्रेस करना होगा। और मैं यहां पर MSME सेक्टर की बात अब करता हूं। देखिए, MSME सेक्टर की भी कल बड़ी घोषणाएं की गई। 3 लाख करोड़ तो पहले ही दिया जाता है। और MSME सेक्टर क्यों जरूरी है दर्शकों, यह जानकारी मैं लगातार आपको दे रहा हूं। 11 करोड़ लोग, उन्हें रोजगार मिलता है MSME में। 6 करोड़ इकाइयां हैं। 3 लाख करोड़ का आपने विदाउट कोलैटरल गवर्नमेंट गारंटी के साथ लोन देने की बात की। कल अब परिभाषा भी बदल दी, अब 250 करोड़ तक का टर्नओवर भी हो सकता है। डिस्ट्रेस फंड भी बना दिया, 20,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स भी आ गया। लेकिन देखिए, दिक्कत कहां आती है। यह सुनने में, देखने में, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है विजय सरदाना। डिलीवर कितना होगा, कितना पैसा दिया जाएगा, कितने लोगों की रोजगार बचेंगी। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन AIMO, उसने आज ही आंकड़ा जारी किया है, जिसमें 37% MSME वो कह रहे हैं हम तो चौपट हो गए, धंधा बंद। 32% कह रहे हैं 6 महीने लग जाएंगे अभी खड़ा होने में। तो आज हम 3 साल बाद की बात करें या तत्काल की हमें बात करनी होगी? मेरा बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है आपसे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। देखिए, समस्या क्या है कि इस 3 बातें आपके सामने आई हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो 5I की बात करी है, इस देश में कोई भी प्रधानमंत्री या किसी भी सरकार की नीयत पे सवाल नहीं करता है, तो इसलिए हम उस पर राजनीति पे नहीं जाएंगे, हम दूसरे मुद्दे पे आएंगे। आपने घोषणा करी बहुत सारे पैकेजेस की। मेरे पास बहुत सारे SMEs के फोन आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उसका जवाब मैं पूछना चाहूंगा सरकार से। आपने घोषणा करी, MSME का सवाल यह है कि साहब मैं कहां जाके अप्लाई करूं? कोई उस पर फोन नंबर नहीं है, कोई ईमेल नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। आप घोषणाओं पे घोषणाएं करते गए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन प्लान कहां है? कहां जाना है? कौन गाइड करेगा? किससे मिलना पड़ेगा? क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं या नहीं ले जाने हैं? कहने का मतलब यह है कि आपने जितनी चीजों की घोषणा करी, किसी भी घोषणा के साथ कहीं कोई इंप्लीमेंटेशन प्लान नहीं है। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि साहब राज्य सरकार देखेगी। मेरा यह कहना है भारत सरकार से, जब राष्ट्रीय संकट है, राष्ट्रीय पैकेज है, थोड़ी मेहनत और कर लीजिए। सारे राज्यों से उनके अधिकारियों के नाम मंगा लीजिए, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल मंगा लीजिए, ऑफिस के एड्रेस मंगा लीजिए। जब आप घोषणाएं करते हैं, साथ में वो भी रिलीज कर दीजिए, एक फॉर्मेट भी रिलीज कर दीजिए कि इस फॉर्मेट में ये कागज लेके जाइए और यहां पे जाइए, आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी या लोन मिलेगा या ग्रांट मिलेगी, जो भी आप घोषणा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कल भी जो फंड ऑफ फंड घोषित हुआ, मेरे पास लोगों का मैसेज आया कि ये फंड ऑफ फंड होता क्या है। SMEs को ये नहीं पता, इसका फायदा कैसे होगा उनको ये नहीं पता,
कहने का मतलब यह है कि हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं और जिनके लिए बात कर रहे हैं वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे बाजार, मूडी ने जो कहा है इन्वेस्टमेंट ग्रेड भारत का है, भाई 138 करोड़ की बाजार को तो मूडी भी नकार नहीं सकता। मूडी क्या कह रहा है कि आपका बाजार बहुत बड़ा है, 138 करोड़ का बाजार है, उसमें सबको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पॉजिटिव है। लेकिन जिस तरह से वहां गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सुधार की जरूरत है ताकि इन्वेस्टर आए, उस बाजार में इन्वेस्टमेंट आए। बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट्स रेज किए हैं विजय सरदाना ने। नरेंद्र तनेजा, क्विक रिस्पांस चाहूंगा, फिर मैं सवाल पूछूंगा। पहले जो विजय सरदाना कह रहे हैं उस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। नरेंद्र तनेजा स्क्रीन पर। संदीप जी, मैंने सरदाना जी को सुना है, वो कुछ उनके प्रैक्टिकल पॉइंट है और मैं सुन रहा हूं उसको बड़े ध्यान से कि लोगों को दिक्कत हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा कहां पे जाएं, खासतौर से वो एसएमईज जो शायद बहुत ज्यादा छोटी हैं और उनके पास कोई कंसल्टेंट्स या वो नहीं है। अच्छा सुझाव है और मैं इसको वित्त मंत्री के पास जो है लिख करके आज शाम तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन कल तक जरूर पहुंच जाएगा। ये प्रैक्टिकल चीज है, मैं समझ रहा हूं, वो जरूर लोगों को दिक्कत इस बात की हो रही होगी, तभी सरदार ने जिक्र किया। लेकिन सबसे ज्यादा जो यहाँ जो बात हो रही है वो बात हो रही है मूडीज की। देखिए, हम सम्मान करते हैं जितनी भी संस्थाएं, प्राइवेट हो या सरकारी हो, इंटर गवर्नमेंटल हो, वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी ये, देखिए मूडीज जो है, जितनी भी हमारे देश दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, मूडीज वगैरह, मैं उन लोगों में मैं भी शामिल हूं जिनसे ये तमाम ऐसी संस्थाएं इनपुट डायरेक्टली लेती हैं। और आज नहीं, मैं सालों से दे रहा हूं तमाम संस्थाओं को कैसे इसको देखा जाए, क्योंकि वो वहां पश्चिम में बैठ के तो भारत को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो इनपुट हमारे कुछ जैसे लोगों से यहां से लिया जाता है। आज की तारीख में भी तमाम कंपनियां विदेशी आज भी भारत में अप्रोच कर रही हैं, हम लोगों के साथ वेबिनार कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं कि भाई इंडिया में हम आना चाहते हैं, कहां इन्वेस्ट करें। मेरे को थोड़ा सा लाभ यह है कि मैं कंपनीज को भी जानता हूं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में निवेश करना है, और कहीं कोई कमी नहीं है, किसी के उत्साह में कमी नहीं है, उत्साह में कमी नहीं है। चलिए, ये बातें मैंने बहुत की, अब मैं बिल्कुल आम आदमी से जुड़े मुद्दे भी पूछना चाहूंगा। आप ही से सवाल पूछ रहा हूं नरेंद्र तनेजा। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ी चिंता आम आदमी की, युवा की, मध्यम वर्ग की क्या होती है? युवा की होती है नौकरी मिले, यहां नौकरी मिल नहीं रही, छिन रही है। यह सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था। 6 साल हो गए, 2 करोड़ रोजगार का प्रतिवर्ष एक वादा था, 12 करोड़ जहां रोजगार मिलने थे वहां 12 करोड़ रोजगार छिन गए हैं। 2 करोड़ रोजगार पर लोग वापस आ गए, पर 10 करोड़ अभी भी है। और जिनकी नौकरी है, जिसमें मेरे जैसे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग, नौकरी में भी कोई स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं है। किसी भी दिन नौकरी जा सकती है और तनख्वाहें कट रही हैं। सरकार इसे डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रही है, क्यों? देखिए संदीप जी, कोरोना वायरस का जब से ये सारा एपिसोड चला है और पूरा एक महायुद्ध चल रहा है कोरोना, उससे बहुत सारी चुनौतियां जो हैं वो बढ़ी हैं, और उससे बेरोजगारी, कुछ लोगों के रोजगार गए हैं, कुछ कंपनियां काफी वजह से जो है वो अपने काम नहीं कर पा रही हैं। अब जबकि सब खुला है, उसके बावजूद भी उनको चुनौतियां आ रही हैं। मैं सहमत हूं इस बात से, और हमारा प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए। और जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा स्टिमुलस यही है कि जो अर्थव्यवस्था है वो नॉर्मल अपना फंक्शन काम करने लगे, वो अपने को संभाल लेगी, क्योंकि स्ट्रक्चरली या फंडामेंटली देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है। मैंने जिन 5 राज्यों का नाम लिया उसमें कांग्रेस के राज्य भी, पंजाब भी शामिल है। जो रिकवरी जो हो रही है उसके 4 आगे है। मैं कोई राजनीति नहीं खेल रहा। नहीं, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। हमें जो दिक्कतें हैं मानने में क्या परेशानी है? हमारा देश है ना, हम ही मिलकर संभालेंगे। अच्छा, दूसरा संदीप जी, दूसरा यह है कि ये जो कोरोना वायरस के बाद से जो बेरोजगारी की जो बात हुई है, क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती हैं या कहीं पे ठप हो जाती है या पैरालाइज हो जाती हैं, जाहिर है उसका सबसे पहले असर किस पे दिखता है? जो लोग काम करते हैं उनका रोजगार चला जाता है। इसको एड्रेस करना होगा सरकार को। आप भी ये बात मान रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि कई पॉइंट्स हैं, अब थोड़ा क्विक करेंगे। राजीव त्यागी, देखिए, इस संकट काल में, इस अंधकार में एक उम्मीद की किरण पता है कहां से दिख रही है? वो किसानों से। आप भी गांव से जुड़े हैं, मैं भी, नरेंद्र तनेजा भी, घनश्याम तिवारी भी, विजय सरदाना भी, सिद्धार्थ जराबी भी, हम सब जमीनी हकीकत जानते हैं। 5.9% की विकास दर है कृषि क्षेत्र की। किसानों ने बचा कर रखा है 58, 66 और 1979-80 की जो 3 मंदी, इस मंदी से पहले आई थी, वो मंदी अग्रेरियन क्राइसिस के चलते थी। हमारी फसलें बर्बाद हो गई थी, इसलिए मंदी आई।
इस बार मंदी आई है, इस मंदी में कोई सहारा दे रहा है, वो किसान दे रहा है। 6% की विकास दर है। लेकिन कल और आज के अखबारों में मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, डाल दिया कि जी लागत से 50 से 83% ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल गया। मैं सिर्फ धान की बात करूंगा, 2016-17 में 4.3, 2017-18 में 5.4, 2018-19 में 12.9, यानी कि 13% का इजाफा हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य में। और इस बार कितना मिला? 2.94। और सरकार कहती है 50 से 83% बढ़ा दिया गया है, और हम चर्चा भी नहीं करते हैं। अखबार भी, मीडिया भी 50 से 83 कह देता है, बात खत्म हो जाती है। मैं अपनी भी जिम्मेदारी तय कर रहा हूं। जो आप बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार जुमले तराशने में कहीं भी कोई इसकी इंटेंशन में कहीं कोई कमी नहीं होती है। खेती के क्षेत्र का जो आपने जिक्र किया है, तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि खेती के क्षेत्र में 14.5 करोड़ किसान है और 14 करोड़ के आसपास की खेती मजदूर है। उसके लिए इस पैकेज में क्या घोषणा की गई है, क्या उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी? जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी ग्रामीण भारत की, याद करिए बहुत स्पष्ट कि जिस वक्त 2008 की वैश्विक मंदी आई थी, मनमोहन सिंह साहब ने मनरेगा योजना ला करके और पूरा उसमें पैसा पंप करके बढ़िया तरीके से लोगों की क्रय शक्ति ग्रामीण भारत में बढ़ाई थी। ग्रामीण भारत में आज भी 68% के आसपास हमारी जनसंख्या रहती है। यदि उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तो उद्योग बेहतर चलेंगे, उद्योग चलेंगे तो कृषि आगे चलेगी। कृषि के विकास दर, जैसे कि मैंने पहले कहा है, 4 साल में सबसे कम 2.8% पे आ गई है। मेरे 4 प्रश्न बहुत छोटे छोटे से अपने मित्र से हैं कि क्या लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में स्पष्ट करे। दूसरा बहुत स्पष्ट ये करे कि लोगों की नौकरियां कैसे बचेगी, उसके बारे में स्पष्ट करे। तीसरा बहुत स्पष्ट सवाल है कि जो आप एमएसएमई सेक्टर के और किसानी की बात कर रहे हैं, किसान क्षेत्र के जो जितने हमारे ग्रामीण भाई हैं, हमारे किसान हैं, उनका 1 लाख करोड़ रुपए करीब एनपीओ हो गया है। उसके बारे में क्या कहेंगे? एमएसएमई सेक्टर का 2,32,000 करोड़ हो गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? लास्ट सवाल बहुत स्पष्ट है, बहुत मार्के का सवाल इसलिए है कि प्रवासी मजदूरों का जीवन दोबारा से कैसे शुरू होगा। जब तक ये 4 फैक्टर आप एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, जब तक लोगों को बेहतर तरीके से उनकी जेब में पैसा नहीं डालेंगे, तब तक आप इकोनॉमी कैसे रिवाइव करेंगे? इसके बिल्कुल वैलिड सवाल हैं। चारों सवालों के मैं जवाब लेना चाहूंगा। राजीव त्यागी, आप ना क्या करते हैं, सवाल इतने अच्छे उठाते हैं, आप ज्यादा चीज बोलने के चक्कर में टाइम भी खराब होता है और फिर बात खत्म हो जाती है। मेरे मित्र बड़े एक्सपर्ट है, एक चीज पूछना और चाहता हूं, बस लास्ट पूछना चाहता हूं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि खेती के क्षेत्र में आपने जो धान के जो एमएसपी डिक्लेयर किए, कभी आपने सोचा कि डीजल की प्राइस आपने कहां से कहां पहुंचाती है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कितने घट चुके हैं और आप डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो कैसे आप देश के लोगों को पैकेज दे रहे हैं, ये मुझे समझा दीजिए। मैं इस पर किसानों का, क्योंकि नरेंद्र तनेजा इन बातों को जानते हैं, इसी इलाके से, इसी जमीन से जुड़े हुए हैं, पर मैं एक और बड़ा व्यापक सवाल सिद्धार्थ जराबी, जो ये दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की। बड़ा अच्छा लगता है, आत्मनिर्भर हो जाएंगे हम, अब मेड इन इंडिया पर जोर। फिर मुझे 2014 का याद आता है। 2014 में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, तमाम चीजों का जिक्र किया गया था। आज कोई पूछे कि स्किल इंडिया मंत्री कौन है तो नहीं बता पाएंगे ज्यादातर लोग, बीजेपी के भी लोग शायद ना बता पाएं। तो ये आत्मनिर्भर कह देना कि भाई आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, और आत्मनिर्भरता में लोकल के बारे में वोकल रहिए। अब इंपोर्ट कम कीजिए, आयात कम कीजिए, तो हम निर्यात कैसे कर पाएंगे? ये तो हम वैश्विक इकोनॉमी में है ना, ग्लोबल विलेज में है सिद्धार्थ जराबी। तो अगर हम इंपोर्ट कम कर देंगे तो बाहर हमारा कौन एक्सपोर्ट कबूल करेगा जी? तो ये कैसे चल पाएगा? देखिए, कंफ्यूजन का आलम क्या है। आप मेरे साथ एक और कार्यक्रम करते हैं, हमने बात की है जो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैंटीन्स हैं, उसमें एक ऑर्डर पास हो गया 1000 चीजें, जिसमें डाबर के प्रोडक्ट्स, हेवल्स के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के, वीआईपी के सूटकेस, वो सब बैन कर दिए गए। अब वो हट गया है ऑर्डर, पर इतना कंफ्यूजन, आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, लोकल, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए संदीप जी, ये आपने एक इम्पोर्टेंट इशू उठाया है कि सरकार की
स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए। लोग तो आत्मनिर्भर हैं ही और अपने ही एक प्रकार से पांव पे खड़े होके अभी गुजारा या बचने का प्रयास कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भरता है। पर उद्योग की दृष्टि से आपने सही विषय उठाया है कि आत्मनिर्भरता को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वदेशी एक बहुत बड़ा वैचारिक मुद्दा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी। और हमारे दर्शकों को ये याद करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब राम जन्मभूमि का आंदोलन उठाया और राम जन्मभूमि आंदोलन बंद हुआ, उसके बाद जो एक बड़ा आंदोलन उन्होंने उठाया जिसके लिए एक नई संस्था बनाई, वो था स्वदेशी और स्वदेशी जागरण मंच। और स्वदेशी के बाद अगर संघ ने और संघ से जुड़ी हुई संस्थाओं ने स्वदेशी के बराबर का इतना बड़ा व्यापक अभियान शायद ही अभी तक चलाया है। इसलिए वैचारिक स्तर पे स्वदेशी बहुत बड़ी चीज है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए। अब स्वदेशी को हम डिफाइन कैसे करें? जो आपने कैंटीन का विषय उठाया वो बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय है। क्या यूनिलीवर या सैमसनाइट एक विदेश की कंपनी है और बहुत बढ़िया सूटकेसेस बनाती है, और सीएसडी और पैरामिलिट्री कैंटीन्स में क्योंकि हमारे सैनिक और जवान काफी प्रवास करते हैं, हर 2-3 सालों में उनकी स्थानांतरण होता है, वो इन अटैचियों को खरीदते हैं क्योंकि उनको टैक्स की छूट मिलती है। अब अगर आप ये सैमसनाइट की माल वहां पे बंद कर दें तो प्रश्न ये उठता है, सैमसनाइट ने अगर ये माल इंडिया में पूना के पास किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया, मैं उदाहरण के नाते ये बोल रहा हूं, मुझे उनके मैन्युफैक्चरिंग की लोकेशन नहीं पता है, और भी कंपनीज हैं, तो क्या वो स्वदेशी कहलाएगा कि वो नहीं कहलाएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वदेशी? जब मोदी जी की सरकार ने ही पिछले 6 वर्षों में, और हमें इसको मानना पड़ेगा, इतनी पॉलिटिकल उन्होंने ब्रेवरी दिखाई है कि एक नेगेटिव लिस्ट छोड़ के आज की डेट में हर सेक्टर में विदेशी निवेश संभव है और बहुत सेक्टर्स में विदेशी संस्थाएं, विदेशी कंपनीज मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट ले सकती हैं। और एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूंगा 20 सेकंड में बस। संदीप जी, $400 बिलियन का हर वर्ष भारतीय बाजार में सेल फोन से लेके, कंप्यूटर से लेके, टीवी स्क्रीन से लेके इंपोर्ट होता है। तेल और सोने को अगर साइड में रख दें क्योंकि दोनों हमारे पास है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स हम सबसे ज्यादा $400 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं। आत्मनिर्भरता के लिए सबसे बड़ा ठोस कदम होगा अगर सरकार 5 वर्ष में ग्रेजुअली इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाते हुए ये कहे सारी विदेशी। ठीक है, मैं बात समझ गया सिद्धार्थ। विजय सरदाना, यही तो मेरा सवाल था। एक तरफ आप हर चीज खोल रहे हैं कि विदेशी निवेश आए, दूसरी तरफ कह रहे हैं स्वदेशी का नारा बुलंद करेंगे। ये वही 2014 की बात हो गई कि आप स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कहां गए वो शब्द? या मेक इन इंडिया, अब स्वदेशी आत्मनिर्भरता। अब ये नैरेटिव बदला जा रहा है या ग्राउंड पर कुछ हो रहा है? सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ग्राउंड पर उतरेगा क्या? संदीप जी, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने, 2 बहुत महत्वपूर्ण चीजों को जोड़ा है। एक तरफ शुरुआत में आपने खेती का कहा, फिर आपने स्वावलंबन या आत्मनिर्भर भारत की बात कही। मैं दोनों चीजें आपको लिंक करके बताता हूं कि कैसे हमसे गलतियां हो जाती हैं। आपने आज की तारीख में जिसका आपने चर्चा करी, एमएसपी को लेके, एमएसपी बढ़ाया गया। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल रखता हूं। कोरोना वायरस जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले मक्के का दाम था मंडियों में 22 से 24 रुपए के बीच में। आज मक्के का दाम है 12 रुपए। पिछली बार एमएसपी था 1750, आज एमएसपी है 1850। 1850 एमएसपी है, किसान का 12 रुपए में माल नहीं बिक रहा है। कारण यह है कि जो आपका मक्का है वो सारा का सारा पोल्ट्री इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 70% जाता है। कोरोना के चक्कर में, र्यूमर्स के चक्कर में पूरा पोल्ट्री सेक्टर बर्बाद हो गया।
आपने 2 महीने तक दुनिया भर की घोषणाएं करी, किसी सरकारी घोषणा में पोल्ट्री वर्ड तक का यूज नहीं है। फॉरगेट अबाउट स्कीम और सपोर्ट। नहीं, अखबार भी, हम मीडिया वाले भी, देखिए नाम विजय जी, तक नहीं है। इससे क्या होगा? पूरा मक्का सेक्टर खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं एक और बात कह दूं, जो आज की अखबारें भी थी, और पीसीआर थोड़ी आवाज बंद करिए, चिल्ला रहे हो आप लोग। विजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया भी बात को नहीं समझ पाता है कि 50 से 83% हो गया। अरे 2-2, 3-3% का इजाफा हुआ है, और उसमें भी दरअसल प्रोक्योरमेंट कितनी हो रही है, सरकार कितना खरीद रही है? 5%, 7%, ज्यादा से ज्यादा 15%। संदीप जी, मैं आपको एक नहीं, मैं इसका थोड़ा आपको नहीं, वो हो नहीं सकता ना। देखिए, सरकार खरीद के करेगी भी क्या? मैं ये कह रहा हूं आपसे, मेरी बात पूरी होने दीजिए और फिर मैं बताऊंगा कि देखिए कैसे आत्मनिर्भरता का हम खुद नुकसान करते हैं। आपके किसानों ने मक्का उगाया पोल्ट्री के लिए, आपका ऑयल सीड सेक्टर जिसमें 70% तेल आज आप आयात कर रहे हैं, आपका ऑयल सीड की जो खल होती है वो मुर्गी खाती है, मक्का मुर्गी खाती है। आपके 2 सबसे बड़े एग्रीकल्चर के सेक्टर पोल्ट्री पे आधारित हैं। पोल्ट्री को आप कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो आपका मक्का खत्म हो गया, ऑयल सीड खत्म हो गया। ऑयल सीड में आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, ऑयल सीड जिसमें कंज्यूम होता है वो सेक्टर खत्म हो गया, आप आत्मनिर्भर कैसे होंगे? कहने का मतलब यह है कि आपकी नीयत जो है, आप चाहते अच्छा है, लेकिन समस्या यह है कि आपका जो थिंकिंग सिस्टम है, जो आपका प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं फॉल्टी है। तो इसीलिए आप स्किल इंडिया की बात करिए, इन्वेस्टमेंट इंडिया की बात करिए, कुछ भी करिए, जब तक आप पूरी वैल्यू चेन को एड्रेस नहीं करेंगे, आप कह देंगे मैं ट्रक दे रहा हूं, सड़क भी तो चाहिए, सड़क दे रहा हूं तो उसमें आपने 4 बढ़िया बात कही। आप घनश्याम तिवारी, एक मिनट, घनश्याम तिवारी, अब ये लास्ट सवाल की प्रक्रिया में शुरू कर रहा हूं। पहले घनश्याम से रिएक्शन लूंगा, फिर सबकी एक ब्रेक के बाद। लेकिन पहले घनश्याम, ब्रेक में जाने से पहले देखिए, जो हम ये तमाम बातें कर रहे हैं कि भाई 5 आईज हैं, अच्छी बात है, आत्मनिर्भरता अच्छी बात है, कोई जादुई चढ़ी तो है नहीं हमारे पास कि आज हमने कहा और कल कर देंगे। ये तो एक लॉन्ग टर्म हमारा एम हो गया, इसमें 2-3 साल 4 साल लग जाएंगे। पर अभी ये संकट काल, संक्रमण काल, बेरोजगारी का जो आलम है, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, लिक्विडिटी तो आ रही है, लेकिन दरअसल जेब में कितना पैसा आ रहा है, ये तमाम समस्याएं तो आज की हैं, इनको भी तो एड्रेस करना होगा ना। मुझे अल्सर हुआ है तो पहले अल्सर मेरा ठीक करिए। ये बताना कि 3 साल में भैया आप दौड़ने लगोगे, मैराथन दौड़ सकते हो, वो देखेंगे 3 साल की बात, अभी तो मेरा अल्सर निकालो ना। का हल करने का एक ही रामबाण तरीका है, वो है प्रचार। देखिए, आज जब मूडीज ने डाउनग्रेड किया, 22 साल में पहली बार ऐसा डाउनग्रेड हुआ, तो देश के जो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अखबार हैं उसमें प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है फ्रंट कवर पर। आप कोई भी अखबार उठाइए, मेरे पास 2 अखबार है, दोनों की फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दे दिया, जब देश में त्राहिमाम हुआ 20 लाख करोड़ के ऊपर एक भाषण दे दिया, तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी भाषण से शुरू होती है और भाषण से खत्म हो जाती है। इस सरकार का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये समझती है कि इनको भाषण देने के बाद, घोषणा करने के बाद इनकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। जो मूडीज ने डाउनग्रेड किया है उसमें भी यही कहा गया है कि आपने जो रिफॉर्म्स की घोषणा की उसे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। दूसरी बात कि न केवल सरकार अपनी जिम्मेदारी खत्म मान लेती है, सरकार और उसका समर्थन करने वाले तमाम तत्व सेलिब्रेट करने लगते हैं कि अब हमने जंग जीत ली। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया 20 लाख करोड़, देखिए किस तरीके से पूरे देश में इनके भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने, उनके नेताओं ने इस घोषणा के लिए सेलिब्रेट किया। मिला कुछ नहीं लोगों को। ये जब तक ये सरकार इस तरीके से देश को गुमराह करती रहेगी, ये देश को के लिए आगे बढ़ने का एक ही रास्ता खुला रहेगा, वो ये है कि आप आपस में मिलकर के जो कर सकते हैं, जिस तरीके से अपना खर्चा चला सकते हैं, जिस तरीके से अपना व्यापार चला सकते हैं, जिस तरीके से अपना कृषि चला सकते हैं, वो आपको आगे लेके जाएगा। इस सरकार के उम्मीद से जो बैठेगा वो लगातार देश की तरफ पीछे जाता जाएगा। ये बात मैंने पहले भी कही है, फिर से दोहरा रहा हूं। बस में अगर आप सफर करते हैं तो वो लिखा होता है ना, बस में साइंस होते हैं कि सरकारी अपनी जान और अपने माल के लिए खुद जिम्मेदार है। क्या ये हालत भी हो रही है? तत्काल राहत की भी जरूरत है क्या? अंतिम चरण पर जा रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद यही सवाल 4 मेहमानों से। अंतिम पड़ाव संकट काल में है, संक्रमण काल में है। प्रधानमंत्री भरोसे
की बात कर रहे हैं कि देश पर भरोसा है, लेकिन मेरा सवाल, आखिरी सवाल, छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा। नरेंद्र तनेजा, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, संकट काल में आपने सुधार किए, सुधार पहले भी हो सकते थे, वो अलग चर्चा है, लेकिन सुधार किए, वेलकम है। आप एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, एक पाथ दिखा रहे हैं, वो भी बिल्कुल स्वागत करने योग्य है, लेकिन तत्काल राहत चाहिए ना। अभी के लिए क्या किया जा रहा है उस पर सरकार ज्यादा नहीं बताती है। उसी पे ही काम हो रहा है। देखिए, कांग्रेस का ये मानना है कि सारी समस्या डिमांड साइड में है, सप्लाई साइड परफेक्ट है। उनका ये थिंकिंग है। हमारा ये मानना है कि डिमांड को भी एड्रेस करना है और सप्लाई को भी करना है। ये बेसिक डिफरेंस है उनके अंदर और हमारे अंदर। उनका ये मानना है आप पैसा हेलीकॉप्टर से गिरा दीजिए, सारी समस्या हल। हमारा मानना है उससे समस्या हल नहीं होगी। ठीक है संदीप जी, आपने किसान का जिक्र किया, थोड़ा समय दीजिए। वक्त की कमी है, अभी किसानों पर हम और तफसील से चर्चा करेंगे, बिल्कुल वक्त नहीं है। नरेंद्र तनेजा, 20 सेकंड का कमेंट ले रहा हूं। राजीव त्यागी, देखिए, मांग और आपूर्ति में वही संबंध है जैसे एंकर कोई सवाल पूछे और जो गेस्ट है उसका जवाब दे। जब तक एंकर सवाल नहीं पूछेगा तो गेस्ट जवाब कैसे देगा? ऐसी मांग और आपूर्ति में संबंध है। मोदी जी ने 20 लाख का पैकेज डिक्लेयर किया, वित्त मंत्री ने उस कर्ज के पैकेज को पैकेज बताने का काम किया। रकम को उड्डयन मंत्री अपनी फ्लाइट नहीं चला पा रहे, रेल मंत्री अपनी रेल नहीं चला पा रहे। जो सरकार रेलों को आत्मनिर्भर कर दे और रेल भी इधर उधर घूमती फिर जाए, वो इकोनॉमी कैसे चला पाएगी? ये प्रश्न है। ठीक है, विजय सरदाना, विजय सरदाना, 20 सेकंड। देखिए, सरकार की घोषणाएं सब ठीक हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे जब तक ध्यान नहीं दिया जाएगा, जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो। तो मुझे लगता है जितनी घोषणाएं की हैं आज तक सरकार ने लॉकडाउन के समय में, साथ ही साथ उनका इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन प्लान भी घोषित करें, ताकि लोगों को भरोसा आए कि चीजें ठीक। सिद्धार्थ, 20 सेकंड। मूडीज ने सॉवरिन की रेटिंग डाउन की कल, और आज 4 सरकारी संस्थाओं की भी सिमिलर एक्शन ली है, इंक्लूडिंग इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन एज वेल एज हुडको। मेरा ये मानना है कि ये एक संकेत है कि अब हमें डिमांड साइड पे कंसंट्रेट करना चाहिए ग्रोथ को वापस लाने के लिए। यानी कि जेब में पैसा देना होगा, पैसा होगा तो खर्च होगा, खर्च होगा तो डिमांड बढ़ेगी, तभी चक्का बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस